Good afternoon everyone. Today is the lecture number 2 of human reproduction, and here we end our last lecture. कल यहाँ पे लास्ट लेक्चर एंड किया था. चलो ठीक है. यूट्रस जो होता है क्या है, सिंगल होती है, उसको ही अपन क्या बोलते हैं, वूम. क्या बोलते हैं? हाँ. जो शेप होती है यूट्रस की वो कैसे होती है, इन्वर्टेड पियर शेप होती है. कैसी होती है? ठीक है. इसको कौन सपोर्ट करता है? लिगामेंट्स, जो जिसकी वजह से ये कहाँ होती है, पेल्विक वॉल पे अटैच्ड होती है. यूट्रस जो होती है उसकी ओपनिंग वेजाइना के थ्रू, वेजाइना होती है किसके थ्रू, सर्विक्स. यानी यूट्रस से के बाद क्या आएगा, सर्विक्स. सर्विक्स के बाद क्या आएगी, वेजाइना. ठीक है. द कैविटी ऑफ द सर्विक्स, जो कैविटी होती है सर्विक्स की, उसको अपन क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल, विच अलॉन्ग विद द वेजाइना, वेजाइना के साथ मिल के बर्थ कैनाल बनाती है. अब बर्थ कैनाल कौन बनाती है, सर्वाइकल कैनाल, और वेजाइना मिलके क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल बनाते हैं. बर्थ कैनाल मतलब बेबी जिस पैसेज से बाहर आने वाला है. ठीक है. जो यूट्रस की वॉल होती है उसके अंदर कितनी लेयर होती है, 3 लेयर होती है. पहली लेयर जो होती है एक्सटर्नल वाली, वो पतली होती है, मेम्ब्रेनस होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम. एनीथिंग विच इज वर्ड मेट्रियम इज रिलेटेड टू यूटेरस. ठीक है. हाँ. मिडल थिक लेयर जो होती है वो कैसी होती है, स्मूथ मसल की होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम. और जो अंदर की ग्लैंडुलर लेयर होती है जो हार्मोन सीक्रेट करती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम. ठीक है. जो यूटेराइन कैविटी को लाइन करती है. एंडोमेट्रियम के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो चेंजेस आते हैं वो किसमें आते हैं, एंडोमेट्रियम में. और जब चाइल्ड बर्थ हो रहा होता है तब जो कॉन्ट्रैक्शन आते हैं वो किसमें आते हैं, मायोमेट्रियम में. आगे की देखते हैं. देखो ये ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर है ना. मेमोरी ग्लैंड है ना, बोलते हैं मेमोरी ग्लैंड. देखो यहाँ पे मेमोरी लोब्स है ना. ये क्या है, मेमोरी एल्वियोलस, ये रहा है ना. उसके अंदर क्या है, मेमोरी डक्ट दिख रही है, डक्ट. उसके बाद क्या है, एम्पुला. एम्पुला जो थोड़ी सी खाली स्पेस, चौड़ी स्पेस होती है ना, जनरली उसको एम्पुला बोलते हैं अपन. एम्पुला अपन ने यूट्रस में भी पढ़ा था. एक होती है लेक्टिफेरस डक्ट, ये क्या होती है, निप्पल. और उसके आसपास के एरिया को क्या बोलते हैं अपन, एरियोला. पीछे कौन सी मसल है, पैक मेजर, पेक्टोरलिस मेजर. ये क्या है, रिब है, और ये मसल बिटवीन द रिब्स. ठीक है. आगे देखते चलो. हाँ. अब देखो, एक फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड जो होती है फीमेल मेमल्स के अंदर, ब्रेस्ट जो है वो कैसा स्ट्रक्चर है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है ना. यानी पेयर्ड स्ट्रक्चर यानी 2 in नंबर. पेयर्ड स्ट्रक्चर यानी 2 in नंबर. ठीक है. स्ट्रक्चर ब्रेस्ट, ब्रेस्ट तो कॉमन नेम है, लेकिन साइंटिफिकली इसको क्या बोला जाता है, मेमोरी ग्लैंड. ठीक है. मेमोरी ग्लैंड. ठीक है. दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू. एनीथिंग विच इज ग्लैंडुलर इज यूज्ड टू सीक्रेट समथिंग. ग्लैंडुलर मतलब क्या है, कुछ ना कुछ चीज सीक्रेट करेगा. ठीक है. वेरिएबल अमाउंट, जिसके अंदर क्या होता है, वेरिएबल अमाउंट में फैट देखा जाता है. द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स. इसके अंदर जैसे आपने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में पढ़ी थी ना अपन ने, लोब्स पढ़ी थी वहाँ पे भी, वैसे यहाँ पे भी क्या होती है, 15 से 20 मेमोरी लोब होती है इस ग्लैंडुलर टिश्यू के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है, क्लस्टर ऑफ सेल्स. अब जो लोब के अंदर के जो सेल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई. क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई. अब एल्वियोलाई एक लंग वाली एल्वियोलाई भी होती है और एक ये वाली एल्वियोलाई भी होती है, लेकिन दोनों एल्वियोलाई में डिफरेंस होता है. ठीक है. द सेल्स ऑफ द एल्वियोलाई, जो सेल्स होते हैं एल्वियोलाई की, वो क्या सीक्रेट करते हैं, मिल्क सीक्रेट करते हैं. जो कहाँ पे स्टोर होता है, कैविटीज के अंदर, जिनको अपन क्या बोलते हैं, ल्यूमन. क्या बोलते हैं, ल्यूमन. एल्वियोलाई जो होती है वो कहाँ पे ओपन होती है, मेमोरी ट्यूब्यूल के अंदर. अब जो ट्यूब्यूल होती है हर लोब की, वो ज्वाइन करती है किसको, मेमोरी डक्ट को. बहुत सारी मेमोरी डक्ट मिलके बनाती हैं एक एम्पुला. क्या बनाती है, मेमोरी एम्पुला, जो किससे कनेक्टेड होता है, लेक्टिफेरस डक्ट से, जो कहाँ पे ओपन होता है, निप्पल में, है ना. फ्रॉम वेयर द मिल्क इज एक्सट्रैक्ट ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग. जब एक मदर अपने बेबी को दूध पिलाती है तो लेक्टिफेरस डक्ट से ही बच्चा मिल्क को सक करता है. ठीक है. चलो अब ये देखो गैमेटोजेनेसिस, कि गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है. चलो देखते हैं. चलो बताओ, गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है.
गेमेट्स का बनना। फीमेल में, मेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ना, वो कौन है? टेस्टिस मेल में, और फीमेल में ओवरीज है। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मतलब जहाँ पे गैमेट बनते हैं। गैमेट क्या क्या है मेल और फीमेल के? मेल के स्पर्म है, फीमेल के ओवम है रिस्पेक्टिवली बाय द, और इनका फॉर्मेशन क्या कहलाता है? गैमेटोजेनेसिस। अब जो टेस्टिस होती है उनके अंदर इमेच्योर मेल जर्म सेल होती है जिनको अपन क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया, जो क्या बनाती है? स्पर्म बनाती है। किससे? स्पर्मेटोजेनेसिस से। ये देखो क्या होती है? स्पर्मेटोगोनिया। क्या होती है? स्पर्मेटोगोनिया, जो क्या बनाती है? स्पर्म बनाती है। कैसे बनाती है? स्पर्मेटोजेनेसिस से बनाती है। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस से। अब देखो क्या होता है, जब प्यूबर्टी की एज आती है, जो स्पर्मेटोगोनिया होती है, अगर एक स्पर्मेटोगोनिया की बात करेंगे तो स्पर्मेटोगोनियम बोलेंगे इसको, जो कहाँ पे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की वॉल्स में प्रेजेंट होती है। अपन ने देखा था कैसे डिवाइड करती है? माइटोटिक डिवीजन करती है। कैसे डिवाइड करती है? माइटोटिक डिवीजन करती है, जिससे क्या हो? उसके नंबर बढ़े। अब एक सिंगल जो स्पर्मेटोगोनिया होता है वो कैसा होता है? हमारा डिप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड यानी उसके अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे? 46 क्रोमोसोम होंगे। कुछ जो स्पर्मेटोगोनिया होती है उनको अपन क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो कौन सा डिवीजन करती है? मियोसिस। मियोसिस करेगी तो क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो उसका पहला मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करती है। देखो बोला ना, रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं इसको। क्रोमोसोम के नंबर क्या हो जाता है? आधे हो जाता है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ द टू इक्वल हैप्लॉइड सेल कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या हुआ? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने मियोसिस किया और क्या बनाए? 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाए। अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थे उसने रिडक्शन डिवीजन किया। इसका मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसा होगा? डिप्लॉइड, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसा होगा? हैप्लॉइड। अब हैप्लॉइड हो गया तो कितने क्रोमोसोम नंबर हो गए? 23। अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो वापस सेकंड मियोटिक डिवीजन करती है। कौन सा डिवीजन करती है? सेकंड मियोटिक डिवीजन करती है, और 4 इक्वल क्या बनाती है? 4 इक्वल सेल्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, हैप्लॉइड, जिसको अपन क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिड। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिड। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन स्पर्मेटिड? सेम ही रहेंगे। द स्पर्मेटिड आर ट्रांसफॉर्म इनटू द स्पर्म। अब स्पर्मेटिड क्या बनाएगा? स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ को अपन क्या बोलते हैं? स्पर्म्स बोलते हैं बाय द प्रोसेस। अब इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे अपन? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजोआ से स्पर्म का बनना। क्या? अब देखो ये अलग चीज थी, है ना। स्पर्मेटोजोआ से हम क्या बना रहे हैं? इसको क्या बोलेंगे? स्पर्मिएशन। अरे सॉरी, स्पर्मियोजेनेसिस है ना वो। स्पर्म ये भी अलग है, एक और आएगा आगे, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, याद रखना है ना। स्पर्मियोजेनेसिस है ना। अब देखो, जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है या मैं भी दे सकती हूँ, तो मैं ऐसे लिख के दे सकती हूँ कि जो स्पर्मेटोगोनिया है उससे स्पर्म बनना क्या स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है? क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, गलत है। क्यों? स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस। मैंने क्या, अब देख, अब भी पढ़ाया है इंस्टेंट सामने, मुझे पता है, अभी मैंने पढ़ाया, अभी सामने है, अभी भी गलती हो रही है क्योंकि वर्ड ही एक जैसे। एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस है, एक स्पर्मियोजेनेसिस है। ठीक है ना, तो होश में रह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, यहीं पे बच्चा कंफ्यूज होता है। ठीक है, अब जब स्पर्मियोजेनेसिस हो जाता है उसके बाद क्या होता है? स्पर्म क्या करते हैं? स्पर्म का जो हेड होता है वो सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड रहता है। सर धसा हुआ है, सर क्यों धसा हुआ है? सर्टोली सेल्स क्या प्रोवाइड करेगी इसको? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। क्या प्रोवाइड करेगी? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। एंड दे फाइनली रिलीज बाय सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस कॉल्ड। अब यहाँ से निकल के, यहाँ से निकल के जब ये कहाँ जाएगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। ट्यूब्यूल्स को मैं टी लिख रही हूँ। अब इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्पर्मिएशन। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अब देखो अपन ने 3 प्रोसेस पढ़ लिया अभी में। पहला पढ़ा स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा पढ़ा स्पर्मियोजेनेसिस, और तीसरा पढ़ा स्पर्मिएशन। सब मिलते जुलते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो है, अगर सर्टोली सेल पे जो हेड एम्बेडेड है वहाँ से स्पर्म निकल के किस में आ रहा है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। उसको हमने क्या बोला? स्पर्मिएशन। स्पर्मेटोजोआ से स्पर्म का बनना इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस, और स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का बनना इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस।
क्लियर? दोनों में स्पर्म बन रहे हैं। इसमें स्पर्म बन रहे हैं, हाँ। ये पूरा होल प्रोसेस है। इसके बीच में बहुत सारी स्टेजेस अभी गायब है, बहुत कुछ इसके बीच में नहीं लिखा हुआ है। स्पर्मेटोगोनिया भी स्पर्म बन रहा है, स्पर्मेटोगोनिया देखो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म नहीं, मैं बात बताती हूँ। अगर आपको मैकेनिज्म एक्सप्लेन करने को बोल रहा है तो आपको ये टर्म इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, नहीं तो आपका अधूरा है। क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के दो प्रोसेस है, इसके दो प्रोसेस है। वो क्या है? एक तो स्पर्मियोजेनेसिस है और एक है स्पर्मिएशन। ठीक है, तो प्रोसेस का नाम स्पर्मेटोजेनेसिस है। अब जब जिस प्रोसेस का नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस, उसमें बनना तो स्पर्म ही, सीधी सी बात है। ठीक है, सब चीज़ें रिलेटेड टू स्पर्म ही है ना, इसमें भी तो स्पर्म ही आ रहा है ना, स्पर्मिएशन में भी तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है। लेकिन नाम क्यों अलग अलग है? क्योंकि जो इसके अंदर जिस सेल से आ रहा है वो सेल तो डिफरेंट हो गई ना। ऊपर क्या है? स्पर्मेटोगोनिया, नीचे क्या है? स्पर्मेटोजोआ, है ना, अलग हो गए ना स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ में जो स्पर्म था, मतलब स्पर्म को जो स्पर्मेटोजोआ नहीं ऐसा कुछ नहीं। ये देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिंस द स्पर्मेटोजोआ। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, अगर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है तो इसकी वॉल के ऊपर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उन सेल का नाम है स्पर्मेटोजोआ। समझ में आया? स्पर्मेटोजोआ सेल का नाम है, स्पर्मेटोजोआ स्पर्म नहीं। आगे चले। अच्छा, मैं आराम से पढ़ा रही हूँ, तुम भी आराम से पढ़ना। एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ, तुम भी एनसीईआरटी पढ़ना। ठीक है, पर पढ़ जरूर लेना। अगला देखो, अब स्पर्मेटोजेनेसिस है वो कब स्टार्ट हो जाता है? प्यूबर्टी में स्टार्ट हो जाता है। क्यों स्टार्ट हो जाता है प्यूबर्टी में? क्योंकि वहाँ पे बॉडी के अंदर बहुत सारे गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन निकलने लग जाते हैं। GnRH बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स निकलने लगा। ये क्या है? हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, यानी हाइपोथैलेमस से निकलते हैं। जब इंक्रीज लेवल होता है किसका? GnRH का, तो क्या होता है? हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे ये एक्ट करता है और उसको स्टिमुलेट करता है कि सीक्रेट करो क्या? दो गोनेडोट्रोफिन्स। कौन से दो गोनेडोट्रोफिन्स? दो गोनेडोट्रोफिन्स का नाम क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH और LH। अब LH जो है वो किस पे एक्ट करता है? लेडिक सेल पे, जो अपन ने इंटरस्टिशियल सेल्स पढ़ी थी उस पे एक्ट करता है, और जो एंड्रोजन सीक्रेट करती है। और ये स्टिमुलेट करता है किसके सिंथेसिस को? एंड्रोजन के। बताया था ना, लेडिक सेल क्या बनाएगी? एंड्रोजन्स बनाएगी। ठीक है, अब एंड्रोजन्स जो है वो क्या करते हैं? पूरे प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करते हैं। और FSH जो है वो सर्टोली सेल पे एक्ट करता है और आगे के प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। प्रियांश एक गिलास पानी लाना, ठंडा लाना है ना, ठंडा नहीं हो तो मशीन चला दी। चलो, उस वाले पे कोई डाउट? गोनेडोट्रोफिन्स पे कोई डाउट? जो भी आपने दो हार्मोन बताया, गोनेडोट्रोफिन और फॉलिकुलर गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, मतलब पहले एक ऐसा हार्मोन निकलेगा जो बोलेगा कि गोनेडोट्रोफिन निकलवाओ, है ना। फिर क्या होगा? फिर एंटीरियर पिट्यूटरी गोनेडोट्रोफिन निकालेगी। वो दो गोनेडोट्रोफिन हार्मोन के नाम क्या है? पहला तो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसमें भी होता है, मेंस के अंदर भी होता है। फॉलिकल मेंस के अंदर भी होता है। स्पर्म जो डेवलपिंग स्टेजेस हैं उसके अंदर वो हार्मोन वहाँ पे काम आता है। समझ में आया? हर हार्मोन का कोई, हाँ तो दोनों में होते हैं। लेडिक सेल क्या बोलते हैं, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फीमेल में भी होता है, कार्पस ल्यूटियम से निकलता है ना। तो ये देखो जनरली क्या है, बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, मेल और फीमेल का, वो ऑलमोस्ट सेम ही है। नहीं, कार्पस ल्यूटियम मेल्स के पास नहीं हो सकता। वो तो नहीं, वो तो जो एग जो डेथ हो जाता है ना, जब एग पूरा वो हो जाता, ठंडा पानी नहीं गर्म पानी लाया। कोई नहीं, बैठ जा। ठीक है, तो दोनों की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेम है, इस वजह से क्या होता है कि ऐसा देखने को मिलता है। समझ में? आगे चलते हैं, अपन बात करते हैं। देखो अब सीक्रेशन जो होता है कुछ फैक्टर का, वो क्या करता है? स्पर्मियोजेनेसिस कराता है। अब देखो आ गए ना दोनों। अब जिसने पीछे पढ़ लिया स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, वो वापस कंफ्यूज नहीं होगा। लेट अस एग्जामिन द, अब हम क्या देख रहे हैं? हम स्पर्म का स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि स्पर्म जनरली दिखता कैसा है। तो अगर हम स्पर्म की बात करें तो स्पर्म जो है उसके अंदर क्या तीन चीज़ें देखने को मिलती है। सबसे पहला देखने को मिलता है हेड, दूसरा नेक, तीसरा चौथा पीछे डायग्राम बताया है। दिख रहा है? हेड,
नेक और मिडल पीस और हेयर। पहला, दूसरा, अगर मैं माइक्रोस्कोप में देखें तो ऐसे दिखेगा एग्जैक्टली सेम। आपको ये लेबलिंग तो आपको पता होनी चाहिए। हाँ, यही सेम ही दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा बिल्कुल। जितना अच्छा लेवल का माइक्रो, और आपने नॉर्मल माइक्रोस्कोप लिया तो आपको सिर्फ स्पर्म की शेप दिखेगी जो अभी अपन को दिख रही। आपने और अच्छा लिया तो उसके अंदर आपको कंटेंट भी दिखेगा, ये सब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर और क्लियर दिखेगा। ठीक है, तो ये देखो दिख रहा है ना मिडिल पीस का। हाँ, अरे उसके अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों? क्योंकि स्पर्म को क्या करना है, स्विम करना है। तो स्विमिंग के लिए क्या चाहिए, एनर्जी, पावर। तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। बताया ना, बॉडी में एनर्जी कहाँ से आती है, अपनी भी बॉडी सेल को एनर्जी कहाँ से मिलती है, स्पर्म इज अ सेल, स्पर्म को भी एनर्जी कहाँ से मिलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलेगी। नॉर्मल सेल को भी एनर्जी कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या, जो नॉर्मल सेल्स के अंदर सबके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, हर सेल के अंदर एक पावर हाउस होता है। इसके, अरे मतलब इसके अंदर तो क्या क्लस्टर है, क्यों? क्योंकि एनर्जी ज़्यादा चाहिए, डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है ना। जैसे मेरी कार्डियक मसल है तो उसके अंदर ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे, क्योंकि उनको रेगुलर वर्क करना है, वो रुक नहीं सकती इसलिए। चलो देखो आगे, हेल्प इन स्पर्मोजेनेसिस लेटेस्ट देख लिया हमने। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप, तो अब पूरे स्पर्म के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन चढ़ी हुई होती है। ठीक है, द स्पर्म का जो हेड होता है उसके अंदर एक इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, और एंटीरियर पोर्शन है, जो आगे का पोर्शन है, उसके ऊपर एक कैप जैसा स्ट्रक्चर है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। अब जो एक्रोसोम है यही एग के कांटेक्ट में जाता है और एग की वो जो मेम्ब्रेन होती है उसको डिसॉल्व करता है। ठीक है, एक्रोसोम, तो एक्रोसोम के अंदर क्या होता है, देखो एंजाइम होते हैं जो इसमें हेल्प कर, फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम में हेल्प करते हैं। अब जो मिडल पीस है उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, जो क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द टेल टू फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर द फर्टिलाइजेशन। जब तक स्पर्म चलेगा नहीं तब तक पहुंचेगा कैसे, पहुंचेगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसलिए हमें माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं अपन को, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। एनर्जी किसके लिए जरूरत है, मूवमेंट ऑफ द टेल के लिए, क्योंकि जो स्पर्म की मूवमेंट होती है वो उसकी टेल से कंट्रोल होती है ना। अब देखो, जो नॉर्मल मेल का इजेकुलेट करता है कितने, 200 से 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग अ कोइटस, ऑफ विच फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी। अब अगर 200 क्या है, 200 मिलियन है ना, हाँ, 200 मिलियन से 300 मिलियन के बीच में अगर कोई आदमी का स्पर्म काउंट है तो वो नॉर्मल है, फर्टाइल है। इससे कम हुआ तो ऑब्वियसली बात है फर्टिलिटी लो हो जाएगी। ठीक है, अब जो 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स है उसके अंदर 60% ऑफ द स्पर्म जो हैं वो आपको क्या चाहिए, नॉर्मल शेप और साइज के चाहिए। एटलीस्ट 40% ऑफ देम मस्ट शो। अब देखो, अब पहले उसमें से 60% जो है वो नॉर्मल शेप और साइज के होने चाहिए। फिर उन 60% के भी जो 40% है उनके अंदर बहुत विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए, यानी उनकी स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए ताकि वो जल्दी जल्दी मूव कर सके, है ना। देखो, विग्रस मोटिलिटी, फास्ट मूविंग होने चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है, देखो स्पर्म जब रिलीज होते हैं, अरे यार, अब जो स्पर्म रिलीज होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से एसेसरी डक्ट के थ्रू, फिर जो सीक्रेशन होता है एपिडिडाइमिस का, वास्ट डिफरेंस का, सेमाइनल वेसिकल्स का और प्रोस्टेट का, वो क्यों जरूरी है? जो अपन ने ग्लैंड्स पढ़ी थी उनका सीक्रेशन यहाँ पे क्या काम आ रहा है, क्यों? अगर ना हो तो क्या होगा, क्यों जरूरी है? इससे क्या होगा, मैच्योरेशन होगा, यानी स्पर्म बड़े होंगे, और मोटिलिटी, यानी स्पर्म के अंदर मोटिलिटी यानी जो चलने की पावर है वो आएगी। जो सेमाइनल प्लाज्मा होता है, जो सेमाइनल वेसिकल से सीक्रेट होता है, वो ही मिल के क्या बना रहा होता है, सीमेन बना रहा होता है। क्या बना रहा होता है? सीमेन बना रहा होता है। जो फंक्शन होता है मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड का और डक्ट का, वो मेंटेन बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन्स। अब कोई पूछे एंड्रोजन का क्या रोल है, तो इन सब ग्लैंड का जो सीक्रेशन है वो कौन मेंटेन करती है, और जो डक्ट का जो एक्शन है, ग्लैंड का जो एक्शन है, वो कौन रेगुलेट करता है? एंड्रोजन्स रेगुलेट करते हैं। अब हम फीमेल पे आ जाते हैं, मेल का समझ लिया हम लोगों ने। अब जो प्रोसेस होता है फॉर्मेशन का, मेच्योर फीमेल गेमेट बनने का, है ना, मेच्योर फीमेल गेमेट बनने का, उसको क्या बोलते हैं? oogenesis। क्या बोलते हैं? ओवम बना रहे हो तो oogenesis, स्पर्म बना रहे हो तो स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, विच इज मार्कली डिफरेंट फ्रॉम द स्पर्मेटो। अब ये बिल्कुल डिफरेंट है स्पर्मेटोजेनेसिस से, है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस बिल्कुल अलग है, oogenesis बिल्कुल। oogenesis जब फीमेल एक एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है तभी स्टार्ट हो जाता है। एग बनना कब स्टार्ट हो जाता है? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर। व्हेन अ कपल ऑफ मिलियन ऑफ गैमेट मदर oogonia was formed in each fetal ovary। जब मिलियंस ऑफ oogonia यानी मिलियंस ऑफ एग मदर सेल जो होती है, गैमेट मदर सेल होती है, वो फीटल ओवरी के अंदर
एक दैट्स वाई, इसीलिए तो एक फेज के बाद फीमेल इनफर्टाइल हो जाती है। कितने होते होंगे? मिलियंस में होता है ये। एक मिलियन क्यों? तो मिलियन साथ में मिलियन में थे भी नहीं। डी जनरेट होता है ना, अच्छा, देखना अभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिटल ओवरी नो मोर ऊगोनिया। अब बर्थ हो गई किसी फीमेल की, उसके बाद उसके अंदर कोई भी ऊगोनिया, कोई भी एग सेल नहीं बनने वाला है। ठीक है, द सेल स्टार्ट डिवीजन। अब ऐसा क्यों हुआ, सेल वहाँ बन गए, आगे जाके और नहीं बन रहे, वहाँ पे भी सेल वापस बड़ा क्यों नहीं हुआ? एक फीमेल में जब फीमेल जब छोटी होती है तब वो फर्टाइल थोड़ी होती है, नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब क्या होता है, वो जो ऊगोनियम होता है वो एक स्टेज के अंदर अरेस्ट हो जाता है। किसमें? सेल डिवीजन की प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाती है वो। मियोटिक डिवीजन टेम्परेरी अरेस्ट एट द स्टेज कॉल्ड एज प्राइमरी oocyte। इसको अपन क्या बोलते हैं? प्राइमरी oocyte। और प्राइमरी oocyte जो होती है उसके आसपास पूरी एक लेयर बनी हुई होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? प्राइमरी फॉलिकल। लार्ज नंबर, आप देखो, ये देखो, बहुत सारे फॉलिकल डी जनरेट कर जाते हैं बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक। और एट द प्यूबर्टी, जब फीमेल प्यूबर्टी पे होती है, आ जाती है 12 से 14 साल की एज के अंदर, तब उसके अंदर 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स ही बचते हैं, लेफ्ट इन ईच ओवरी। जो प्राइमरी फॉलिकल है उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स होती है और उसके अराउंड में भी किसकी लेयर होती है? ग्रेन्युलोसा सेल की। एंड अ न्यू थीका, थीका यानी आउटर मेम्ब्रेन को थीका बोलते हैं। एंड आर कॉल्ड एज सेकेंडरी फॉलिकल। ऑलरेडी मेम्ब्रेन थी, लेकिन जैसे प्यूबर्टी में आएगी तो उसके ऊपर और लेयर्स बन जाएगी, उसको अपन क्या बोलेंगे? सेकेंडरी फॉलिकल बोलेंगे। ठीक, अब जो स्टार्ट होने से पहले हम एग फ्रीज करा दो। प्यूबर्टी स्टार्ट होने से पहले एग फ्रीज करा दो, हाँ, जैसे फंगल होता है प्रोटोन, मतलब ओह शिट, ये कैसे जाएगा यार? ये वहाँ पे नहीं है वो टेंशन वाला। टेंशन वाह क्या एक्सप्लेनेशन है, टेंशन। हाँ करा देते हैं, ये पड़ता ही है अभी एक, है ना? तो फिर अच्छा है ना। हाँ कराती है ना बहुत सारी फीमेल, लेकिन अगर उस एज में कराओगे तो उस टाइम पे प्यूबर्टी स्टार्ट हुई है, उस टाइम पे अगर आप बॉडी से छेड़छाड़ करोगे तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, फीमेल हमेशा के लिए इनफर्टाइल हो सकती है। तो वो लेटर एजेस में गाइड किया जाता है, जब 25 के हो जाओ आप उस तब करा लो, है ना? 25 के होने के बाद अगर आप कराते हो तो उस टाइम पे आपकी बॉडी का डेवलपमेंट पूरा हो चुका है। और अगर आप कोई भी बॉडी के साथ छेड़छाड़ करोगे और आप वो छोटी एज में कर दोगे तो वो ज़्यादा इफेक्ट डालेगी बॉडी के ऊपर, अदर देन कि आप डेवलपमेंट होने के बाद वो चीज़ें कराओ। ठीक है, अब देखो जो सेकेंडरी फॉलिकल है वो किस में बन जाता है? पहले प्राइमरी फॉलिकल था, वो किस में बना? सेकेंडरी फॉलिकल में। अब वो किस में बनेगा? टर्शरी फॉलिकल, यानी टर्शरी फॉलिकल बनेगा, जिसके अंदर क्या होती है? अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है। जैसे मान लो अगर ये है ना, ये अगर ओवम है तो इसके अंदर एक कैविटी होगी जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होगा, है ना? अब ये जो कैविटी है जिसके अंदर ये फ्लूइड भरा हुआ है इसको अपन क्या बोलते हैं? एंट्रम। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लिखा है उसमें एंट्रम बोलते हैं। अब देखो थीका लेयर होती है, उसके अंदर 2 लेयर होती है, एक तो होती है थीका एक्सटर्ना बाहर की तरफ, एक होती है थीका इंटरना। देखो दिख रही है थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। इंपॉर्टेंट, ड्रॉ योर अटेंशन दिस एट दिस स्टेज दैट द प्राइमरी oocyte विद इन द टर्शरी फॉलिकल ग्रोज इन साइज एंड कंप्लीटेड फर्स्ट। अब इसके अंदर oocyte होता है, इसके अंदर एक सेल होता है जो अपना डेवलपमेंट कर रहा होता है और अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर लेता है। यानी मियोटिक डिवीजन क्या होगा? अनइक्वल डिवीजन होगा, मतलब एक तो सेल साइज में बड़ा रह जाएगा और एक साइज में छोटा रहेगा, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एक तो लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बनेगा और एक टीनी फर्स्ट पोलर बॉडी। अभी जो फर्स्ट पोलर बॉडी होती है आगे जाके डीजनरेट कर जाती है क्योंकि साइज में छोटी होती है। अभी अपन ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। हाँ 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक पार्ट तो बड़ा निकलता है और एक पार्ट छोटा निकलता है क्योंकि अनइक्वल डिवीजन होता है। कैसा डिवीजन होता है? अनइक्वल डिवीजन होता है। यहाँ पे देखो, अभी ये देखो, ये ब्लड वेसल्स है ओवरी के अंदर, ठीक है? अब ये देखो, ये बनना पहले प्राइमरी फॉलिकल जो बर्थ फीमेल की जब बर्थ होती है तब से प्रेजेंट होता है। फिर देखो अब इसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल बन जाता है और ये टर्शरी फॉलिकल है, देखो फ्लूइड फिल्ड कैविटी दिख रही है। फिर ये मैच्योर होकर क्या बनाता है? अपना ग्राफियन फॉलिकल। अब इससे देखो अंदर इसकी oocyte है जिसको सेकेंडरी oocyte बोला, वो देखो सेकेंडरी oocyte ये होता है, एग रिलीज होता है जब ये एग रिलीज हुआ, ठीक है? अब उसके बाद ये जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है ये डीजनरेट करके क्या बनाएगा? कार्पस लूटियम बनाएगा जो आगे जाके वापस से क्या करेगा? ये भी वापस डीजनरेट करेगा, ये LH हार्मोन सीक्रेट करेगा। समझ में आया? चलो अब ये देख लो, अरे अपन ने वो तो पढ़ा ही नहीं। हाँ, अब सेकेंडरी oocyte के अंदर क्या होता है? जो उसके अंदर बहुत सारे बल्क के अंदर उसके अंदर क्या होता है? न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म, क्योंकि उसको क्या करना है? सेकेंडरी oocyte को एनर्जी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। उसके अंदर बहुत सारा क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है जिसके अंदर क्या होती है? न्यूट्रिएंट्स होती है। क्या होती है? न्यूट्रिएंट्स होती है, ठीक है? डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बोर्न आउट ऑफ द फर्स्ट म्योटिक डिवीजन फर्दर? अब देखो मैंने बताया था ना, आगे जाके क्या करेगी? वो डीजनरेट कर जाएगी पोलर बॉडी, तो क्योंकि पोलर बॉडी का कुछ ऐसा काम
नहीं है तो वो डिजनरेट कर जाती है। एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस द टर्शरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू अ मैच्योर। हाँ, अब टर्शरी वापस मैच्योर फॉलिकल, जिसको ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं, यानी पहले प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शरी फॉलिकल, फिर फोर्थ जो फॉलिकल बनता है जिसको अपन मैच्योर फॉलिकल बोलते हैं, जिसका नाम क्या है, ग्राफियन फॉलिकल। अब ग्राफियन फॉलिकल जो है जिसके अंदर सेकेंडरी ऊसाइड होती है वो रिलीज होता है उसके ऊपर जो ऊपर की लेयर होती है, मैंने बताई थी ना, जोना पेल्यूसिडा, अगर याद हो तो, जोना पेल्यूसिडा उसको सराउंड करके रखती है। अब ग्राफियन फॉलिकल क्या करेगा, रप्चर हो जाएगा और सेकेंडरी ऊसाइड बाहर रिलीज होगा, जिसको अपन ओवम बोलते हैं। अब जो ये जो प्रोसेस है सेकेंडरी ऊसाइड के रिलीज हो जाएगा, इसी को अपन क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। ठीक है, आगे चलो। अब उसने बोला था कि आपको डिफरेंस देखने हैं, तो अब तुम बताओ मुझे क्या क्या डिफरेंस दिख रहे हैं यहाँ पे। देखो, पहला माइटोसिस डिवीजन, देखो सारे जो सेल्स है वो इक्वल इन साइज है, पहला डिफरेंस तो आंखों से देख के पता चल रहा है। अनइक्वल, अनइक्वल दिख रहा है, इसमें 4 बन रहे हैं, उसमें 1 बन रहा है। ठीक है, मतलब आगे जाके वो और मैच्योर करके बना लेगा, काम का जो है वो एक है, और इसके अंदर तो ये आगे जाके ये चारों ही स्पर्मेटोजोआ स्पर्म बना देगी। आया समझ में? मतलब नहीं, ये स्पर्म नहीं बने अभी, स्पर्मेटोजोआ बने अभी, इसके बाद अब स्पर्म बन जाएगी, स्पर्मेटोजोआ स्पर्म बनाएगी। नहीं, अभी ये वो लेटेंट स्टेज है, मतलब इमैच्योर है, अभी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं है। ठीक है, अब देखो तुम, क्रोमोसोम का नंबर तो सेम रहने वाला है, क्रोमोसोम के नंबर से छेड़छाड़ करी तो मतलब स्पीशी की आउट ही चले गए आप लोग। क्रोमोसोम के नंबर से आपने छेड़छाड़ करी तो बच्चा नॉर्मल नहीं हो सकता। ये इन गैमेट के मिलने से अगर कोई फीटस बनता है तो वो कभी भी नॉर्मल नहीं होगा। क्रोमोसोम में अपन जनरल 90% बच्चे नॉर्मली होते हैं, तो अपन जनरल केस ही अज्यूम करेंगे। तो देखो क्रोमोसोम के नंबर तो सेम रहने वाले। चेंजेस कहाँ पे दिख रहे हैं, इसमें इक्वल थोड़ा सा डिवीजन दिख रहा है, थोड़ा 4 बन रहे हैं, उसमें 2 बन रहे हैं, उसमें देखो अनइक्वल डिवीजन है, 2 चीज़ें तो उसके अंदर सीधे डीजनरेट ही हो रही है। ठीक है, अब इसके अंदर ये प्यूबर्टी पे स्टार्ट हो रहा है पूरा प्रोसेस, और दूसरा ये क्या, ये कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, फीटल लाइफ में, यूट्रस, जब बेबी फीमेल के यूट्रस में है तभी प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो मेजर डिफरेंस दिख गया, क्या क्या होते हैं देख लो। फीटल लाइफ में ये डिवीजन हुआ, प्राइमरी ऊसाइड बना, फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन हुआ जब फीमेल किस पे थी, अपनी प्यूबर्टी पे थी, है ना। अब देखो इससे क्या बनेगी, फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी ऊसाइड, सेकेंडरी ऊसाइड बाद में क्या बना लेगा, ओवम बना लेगा, और ओवम जो होगा वो फर्टाइल होगा, अगर इससे स्पर्म मिलेगा तो क्या हो जाएगा, कंसीव हो जाएगा। आया समझ में? इधर देख लो, स्पर्मेटोगोनिया ने माइटोसिस करके क्या बनाया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब इसको पहले नंबर बढ़ाना था, तो इसने क्या करा, पहला माइटोसिस करा, माइटोसिस करके नंबर बढ़ाया, फिर फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन हुआ, फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन में ये देखो, इससे 1 सेल से इसने 2 सेल बनाए। ठीक है, फिर सेकंड म्यूटिक डिवीजन हुआ, इसने वापस क्या करे, 2 बनाए, यानी 1 से 2, 2 से 4। अब देखो 4 बने स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड ने क्या किया, डिफ्रेंसिएशन किया, बड़े हुए और स्पर्मेटोजोआ बन गए। आया समझ में? चलो अभी देखते हैं आगे। अब हम पढ़ रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या पढ़ रहे हैं, ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देखो, अब अगर अपन बात करें रिप्रोडक्टिव साइकिल की, फीमेल प्राइमेट मेमल्स के अंदर जो मंकी, एप्स और ह्यूमन बींग्स हैं, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो पहला मेंस्ट्रुएशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मेनार्क। क्या बोलते हैं, मेनार्क। ठीक है, अब ह्यूमन फीमेल्स की अगर अपन बात करें तो मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो कितने दिन में रिपीट होता है, 28 से 29 डेज का सब लेडीज़ का जनरली साइकिल होता है, या तो 28 और आइदर 29। 30-31 भी नॉर्मल है, बट मोर देन 32 और 35 है ना, दिस वॉज देयर, मतलब इस वाली कंडीशन में हो सकता है कोई ना कोई गड़बड़ चल रही है बॉडी के अंदर। जनरल जो कॉमन है वो ये 29, 30, 31 भी कॉमन है ना, हो सकता है किसी का साइकिल 31 तक का भी। समझ में आया? ठीक है, तो कितने दिन का साइकिल होता है पूरा, हाँ अब अपन एनसीईआरटी को ही मानेंगे। ठीक, हम जनरल डाटा नहीं ले रहे हैं, जनरल डाटा कलेक्ट नहीं करें क्योंकि हमें किसी की रिपोर्ट्स नहीं देखी। ठीक है, तो 28-29 डे एंड द साइकिल इवेंट स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन। जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तब से लेके जो अगला मेंस्ट्रुएशन आ रहा है तब तक वो एक साइकिल पूरा कंटिन्यू होता है, यानी फर्स्ट डे ऑफ द पीरियड्स से लेके एंड डे, मतलब पीरियड्स खत्म हो गए उसके बाद तक जो नेक्स्ट मंथ ऑफ द पीरियड्स आ रहे हैं ना, तब तक वो जो पूरा साइकिल है उसको ही बोलते हैं अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल, सीधी भाषा में बोले। एक ओवम रिलीज होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, ओवम का रिलीज होना क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। अब एक कब रिलीज होता है, मिड, बीच में, कब, बीच वाले दिन में। ठीक है, मतलब अगर किसी का 28 दिन का साइकिल है तो इसको डिवाइडेड बाय 2 कर लो, जिसका जितने दिन का साइकिल है उसको आधा कर दो, उसके बीच में ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है।
ऑफ ईच मेंस्ट्रुएशन। द मेजर इवेंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको पीछे दिखाई गई। द साइकिल स्टार्ट विद द, सबसे पहला जो फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ये याद रखना, ये याद करने वाली चीज़ है, ठीक है। पहला जो फेज होता है सबसे पहला, उसको क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल फेज, जिसके अंदर क्या होता है? मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, जो 3 से 5 दिन का होता है। जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है उसकी वजह से क्यों होता है? एंडोमेट्रियम जो होती है अंदर की, अपन ने ग्लैंडुलर लाइनिंग पढ़ी थी, वो क्या होती है? टूट जाती है यूट्रस के अंदर, एंड इट, उसकी जो ब्लड वेसल्स होती है वो भी रप्चर हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है? ब्लीडिंग होती है, और अंदर की जो भी म्यूकस वगैरह है वो सब बाहर आता है ना। अब मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो तभी होगा जब ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ होगा। अगर ओवम फर्टिलाइज हो गया तो मेंस्ट्रुएशन कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ओवम फर्टिलाइज हो गया तो वो एंडोमेट्रियम पे जाके इम्प्लांट हो जाएगा। एंडोमेट्रियम जो उसका काम क्या है? बेबी को नरिशमेंट देना, यही काम है ना। अगर बेबी नहीं है तो एंडोमेट्रियम रप्चर करेगी, और अगर बेबी है तो एंडोमेट्रियम कभी भी रप्चर नहीं करेगी। तो एंडोमेट्रियम रप्चर ना होना यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का कंटिन्यू ना होना, इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। लैक ऑफ मैच्योरेशन इज इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। हाउएवर इट मे ऑल्सो बी कॉज ड्यू टू, जरूरी नहीं है हर बार प्रेगनेंसी हो, कोई अंडरलाइन कॉजेज भी हो सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, उससे भी प्रॉब्लम आती है। किसकी पुअर हेल्थ है, हेल्थ अच्छी नहीं है, उससे भी प्रॉब्लम रहती है। किसी को थायराइड है, किसी को कुछ इशू है, उससे भी प्रॉब्लम रहती है। द मेंस्ट्रुअल फेज, अब मेंस्ट्रुअल फेज के बाद जो सेकंड फेज आने वाली है वो कौन सी आने वाली है? हमारी फॉलिकुलर फेज। जब ये फेज होती है इसके अंदर क्या होता है? प्राइमरी फॉलिकल जो होते हैं ओवरी के अंदर वो क्या बना लेते हैं? फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, यानी पहले प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से ग्राफियन फॉलिकल। इस फेज को हमने क्या बोला? फॉलिकुलर फेज बोला, ठीक है। हाँ, अब जो होता है साइमल्टेनियसली एंडोमेट्रियम, अब इस टाइम पे क्या हो रहा होता है? जब ये चल रहा होता है तो एंडोमेट्रियम होती है वो अपने आप को क्या कर रही होती है? रीजनरेट कर रही है, यानी अपने आप को प्रोलिफरेट कर रही होती है, ग्रोथ कर रही होती है, वापस से एंडोमेट्रियम अंदर बन रही होती है। और ये जो चेंजेस होते हैं ओवरी के अंदर और यूट्रस के अंदर, है ना, ये हार्मोन से रेगुलेट होता है, जो किससे रिलीज होते हैं? पिट्यूटरी से और ओवरी खुद से, ठीक है। अब देखो ये डायग्राम यहाँ पे दिखा रखा है। पहले क्या है? 7 दिन मेंस्ट्रुएशन, फिर फॉलिकुलर फेज, तीसरा फेज आता है ल्यूटियल फेज, और ये यहाँ से नेक्स्ट सेकेंड बिगिन। अब ये देखो यहाँ पे डेवलपिंग फॉलिकल, मेंस्ट्रुएशन के बाद फॉलिकल डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। ये ओव्यूलेशन हो गया बीच में एकदम, ये कार्पस ल्यूटियम बना। कार्पस ल्यूटियम, जब कार्पस ल्यूटियम रीजनरेट होता है ना, तो एकदम से हार्मोन लेवल क्या हो जाते हैं? सडन ड्रॉप हो जाते हैं, उस वजह से सेकंड साइकिल स्टार्ट होता है, ठीक है। अब ये अपन ने पढ़ लिया, आगे चलते हैं अपन, ये रहा, ठीक है। हाँ, तो ऑब्वियसली देखो कोई भी चीज़ अगर आपको आपकी बॉडी के आउट करनी तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा? उसको कोने कोने से हटाना पड़ेगा। तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करती खुद ब खुद, मसल है, हर मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। अपन खड़े ही इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पैरों की मसल कॉन्ट्रैक्टेड है, दैट्स व्हाई आई एम स्टैंडिंग। तुम्हारी कोर मसल कॉन्ट्रैक्टेड है, दैट्स व्हाई यू आर सिटिंग, है ना। तुम्हारी नेक मसल जो है वो अभी क्या है? कॉन्ट्रैक्टेड है, दैट्स व्हाई तुम्हारा नेक ऐसे है, ठीक है ना। तो मसल्स जब तक काम नहीं करेगी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी, तो कुछ काम नहीं होगा। अब यूट्रस है, यूट्रस की लाइनिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बोलूँ कि एक थैली है मेरे पास, या मैं बोलूँ एक जगह है, ठीक है। यहाँ पे अब मुझे इसको पूरा हटाना है, ऑब्वियसली मैं इसको क्या करूँगी? निचोड़ूंगी तो सब जगह से टूटेगी, है ना। तो ये तो यूट्रस क्या करती है? अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करती है। जो क्रैम्प्स आता है ना वो इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आता है, जिससे क्या हो कि ये लाइनिंग पूरी तरीके से शेड आउट हो जाए और इसका कोई भी रिमेनिंग पार्ट ना बच जाए, ठीक है। हाँ नहीं, सिर्फ 3 से 5 दिन। मैंने क्या बोला? पीरियड्स की फर्स्ट डे से लेके जो अगला पीरियड स्टार्ट हो रहा है उस तब तक एक पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, यानी पूरे 1 महीने का। उसने बताया ना स्टार्टिंग में 28-29 डेज का, तो वो पूरा होता है। तो हाँ, अभी खत्म होगा दूसरा चालू हो जाएगा। जैसे एक साइकिल कंप्लीट हुआ वापस मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर वो पूरा साइकिल वापस स्टार्ट हो जाएगा। आया समझ में? वो जो ब्लीडिंग वाला फेज है वो 1 से लेके 5 दिन तक हो सकता है, किसी का 7 दिन हो सकता है, किसी का 8 दिन हो सकता है, वेरी करता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। गोनेडोट्रोफिन्स पढ़े थे अपन ने, LH और FSH रिक्वायर है हमारे फॉलिकुलर फेज के लिए, स्टिमुलेट फॉलिकुलर फेज के लिए। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है तो ऑब्वियस सी बात है फॉलिकल का क्या करेगा? डेवलपमेंट कराएगा, है ना। और इसके साथ साथ कौन सा सीक्रेशन होता है? एस्ट्रोजन का। जो फॉलिकल ग्रो कर रहे होते हैं वो क्या सीक्रेट करते हैं? एस्ट्रोजन। अब LH और FSH जो होते हैं वो पीक लेवल पे होते हैं मिडिल ऑफ द साइकिल 14 डे पे। जब एग रिलीज होता है तब LH और FSH जो होते हैं वो क्या होते हैं? पीक लेवल पे होते हैं, ठीक है। रैपिड सीक्रेशन जो होता है LH का मैक्सिमम साइकिल पे, जिसको अपन क्या बोलते हैं? LH सर्ज। जब LH का सीक्रेशन मैक्सिमम हो जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? LH सर्ज बोलते हैं। अब जैसे LH का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तभी क्या होता है? ग्राफिन फॉलिकल फट जाता है और उसके अंदर से क्या रिलीज होता है? ओवम रिलीज होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। अब ये कौन सी फेज आ गई? ओव्यूलेटरी फेज आ गई। इसके बाद कौन सी फेज आएगी? ल्यूटियल फेज आएगी। अब आपने oocyte निकाल लिया, अब वो तो चलो आगे जाके अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा था वो तो क्या हो जाएगा? वो भी डिजेनरेट कर जाएगा। और जो ग्राफिन फॉलिकल बचा, जो आपने ग्रोथ करके फॉलिकल बनाया था, इसमें से आपने वो निकाल दिया, एग निकाल दिया।
अब वो क्या करेगा अपने आप को, वो भी तो चेंज करेगा ना, कॉर्पस ल्यूटियम बना लेगा। अब जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो बहुत सारी अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है। प्रोजेस्टेरोन ही जरूरी है किसके लिए, एंडोमेट्रियम को बना के रखने के लिए। जैसे अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और उसके अंदर अगर प्रोजेस्टेरोन लेवल सडनली डाउन जाता है तो अबॉर्शन हो जाता है ना, क्योंकि अगर प्रोजेस्टेरोन नहीं है तो एंडोमेट्रियम क्या करेगी, ऑब्वियस सी बात है शेड हो जाएगी, टूट जाएगी, है ना। तो अब देखो क्या होगा, जैसे ही प्रोजेस्टेरोन इसने कॉर्पस ल्यूटियम ने रिलीज किया, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ एंट्री है, ठीक है। अब जैसे ही क्या होगा, जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम पूरा डीजनरेट होगा तो सडनली फॉल होगा कि नहीं होगा प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन जैसे ही कम होगा एंडोमेट्रियम फिर शेड कर देगी और नया साइकिल वहां से वापस स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे होता है, ठीक है। नहीं, अगर एक बार एंडोमेट्रियम शेड करना स्टार्ट कर गई तो फिर तो रोकने से मतलब नहीं, क्योंकि अब जो हाँ नहीं, बच्चे की डेथ हुई और नहीं हुई उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब बच्चे के जो कनेक्शन था बॉडी से वो कच्चा पक्का हो गया, तो मतलब अब जो उसको जरूरी न्यूट्रिएंट चाहिए थे, जो जरूरी चीज़ें उसको फ्लो से मिल रही थी, अब वो मिलना कम हो जाएगी। तो या तो बच्चे को कोई ब्रेन डिसऑर्डर हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी रहेगी। तो इस केस में क्या होता है कि जनरली कंसिडर नहीं करते कि बच्चा रहे, क्योंकि अगर होगा तो कोई ना कोई कमी के साथ पैदा होगा। हो सकता है अगर उसकी हाथ की यहाँ से सप्लाई गई है जहाँ से वो टूटी, तो हाथ ही नहीं बनेगा, है ना, तो फिर मतलब नहीं है ना। तो इसलिए क्या करते हैं, एमटीपी करा देते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, अबॉर्शन करा देते हैं, है ना। चलो अभी आगे देखते हैं। सच एज एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी। आप देखो एंडोमेट्रियम जरूरी है ना। अदर इवेंट्स ऑफ द प्रेगनेंसी के लिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सारे जो इवेंट होते हैं मेंस्ट्रुएशन के स्टॉप हो जाते हैं। जब प्रेगनेंसी होगी तब पीरियड्स नहीं होते, नो मेंस्ट्रुएशन। इन द एब्सेंस ऑफ अब मान लेते हैं अपन फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, तो कॉर्पस ल्यूटियम भी क्या करेगा, डीजनरेट करेगा। अब द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन मेकिंग अ न्यू साइकिल। अब जैसे कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट करेगा, प्रोजेस्टेरोन लेवल सडन फॉल होगा, प्रोजेस्टेरोन फॉल होगा तो एंडोमेट्रियम भी क्या करेगी, शेड ऑफ करेगी। जैसे एंडोमेट्रियम शेड ऑफ करेगी तो नया साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो, क्योंकि 60,000 से 80,000 तक ही हमारे पास एग्स थे, तो कितना 50 साल की एज तक रहता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। जब पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं उस स्टेज को क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ द, अब रेगुलर किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, इसका मतलब क्या है, उसकी नॉर्मल जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो नॉर्मल है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक होती है, मेनार्च, यानी जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ तब से लेके मेनोपॉज, जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हुआ तब तक, ठीक है। चलो आगे, टाइम हो रहा है, पढ़ लेते हैं और अब ये देखो, अब अपन ने क्या देखा, अपन ने पहले और दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव। हमने गैमेट कैसे बनता है वो भी देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, गैमेट भी बन गया, अब हम क्या देखेंगे, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। चलो देखो अब क्या होता है, देखो जब पॉपुलेशन कोइटस है ना, ड्यूरिंग इंटरकोर्स क्या होता है, सीमेन रिलीज होता है। कहाँ से, पेनिस से सीमेन रिलीज होता है, कहाँ पे जाता है, वेजाइना के, जिसको अपन ने इंसेमिनेशन बोला था। अब जो मोटाइल स्पर्म है वो फटाफट स्विम करते हैं, सर्विक्स से पास होते हैं, यूट्रस में एंटर कर जाते हैं और कहाँ पे चले जाते हैं, एम्पुलरी रीजन के अंदर, जो कहाँ पे हमारी फेलोपियन ट्यूब के अंदर। वहाँ पे क्या होता है, ओवम जो होता है वो रिलीज होता है ओवरी के थ्रू, वैसे एम्पुलरी रीजन के थ्रू आगे की तरफ ट्रांसमिट हो रहा होता है। वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ओवम स्पर्म मिल जाते हैं साइमल्टेनियसली, एक ही टाइम पे जाने चाहिए एम्पुलरी रीजन के अंदर। दैट इज वाई हर बार जो इंटरकोर्स होता है उससे प्रेगनेंसी नहीं होती। अब ये बोल रहा है, देखो मैंने सब बता दिया, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एम्पुला स्टेमस में होता है, ओवम रिलीज आके कहाँ पे आता है, ओवम रिलीज होकर कहाँ पे आता है, एम्पुला में आता है, ठीक है। अब जैसे स्पर्म वेजाइनल कैनाल में आएगा, उसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा, फटाफट फ्लो करके आगे जाना पड़ेगा। अब क्या होता है, हर इंटरकोर्स से प्रेगनेंसी हो जरूरी नहीं है, 8 आउट ऑफ 99 चांसेस होते हैं। क्यों, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर इंटरकोर्स के अंदर ओवम रिलीज हुआ हुआ ही हो। प्रेगनेंसी इज ओनली पॉसिबल जब का क्या होगा, ओवम रिलीज होगा। इसलिए बोला है उसने कि हर क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन से क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल तब स्टार्ट नहीं होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में ओवम रिलीज होता है, मैंने बताया तो था। जिसका जितने भी साइकिल है डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो उसका ओव्यूलेशन उस फेज के अंदर आएगा। उसके जैसे कि किसी के 28 डेज का साइकिल है अगर, तो इसको डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 1/4, ठीक है। 14, 15 और 16 ये जो डेज होंगे ये ओव्यूलेशन डेज होंगे। अगर किसी को कंसीव करना है तो अगर इस दौरान के अंदर कंसीव, इस टाइम पे सबसे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कंसीव करने की, इसके बाद और इससे पहले दोनों टाइम पे कम है, ठीक है। अब जो प्रोसेस होता है फ्यूचर, अब 1000 बार पढ़ा चुके, स्पर्म के साथ ओवम का मिलना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जो होती है, स्पर्म की जो लेयर होती है जो किसके कॉन्टेक्ट में आती है, जोना पेलासिडा बताया था मैंने, एक्रोसोम के साथ, है ना। और क्या करती है, चेंजेस होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, ब्लड, आप देखो केमिकल, मैंने ये भी बताया उसके अंदर क्या होता है, केमिकल। अगर एक स्पर्म ने आके अंदर घुस गया, अब उसके अंदर क्या करती है, वो केमिकल रिलीज करती है, जिस वजह से क्या होता है, दूसरा स्पर्म उसके अंदर ना घुस पाए। और जो सीक्रेशन होता है एक्रोसोम का, वो हेल्प करता है जोना पेलासिडा को पिघलाने में। ये देखो, ठीक है, ये रहा, एक कोरोना रेडिएटा की लेयर होती है, एक प्रीविटेलाइन मेम्ब्रेन होती है और एक
जोना पेलुसिडा होती है, ये सारी मेम्ब्रेन्स होती है। कोई डाउट? चलो क्या करें, कंटिन्यू करें कि ज़्यादा हो रहा है? बाकी तो है अभी। ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। ये नहीं, कहाँ से आ रहा है ये? अब ये फीटल डेवलपमेंट बताएगा पूरा। अब फीटस का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है पूरा बताएगा। अभी तो बहुत बड़ा है, और इसके बाद की 1-2 पेज और ऐड करने, वो मैं भूल गई, तबीयत ठीक नहीं थी मेरी तो ऐड नहीं की थी। ठीक है, तो बड़ा तो बहुत है। अभी तुम बताओ, तुम झेल पा रहे हो तो मैं आगे पढ़ाऊँ? बाकी अगर ऐसा हो रहा हो कि नहीं मैम बहुत ज़्यादा ही पढ़ा रहे हो आप, तो मतलब ऐसे लोड नहीं होना चाहिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर है ना सब कॉन्सेप्ट मिक्स हो गए, अभी आपने वो पढ़ाया ये पढ़ाया, ऐसा नहीं होना चाहिए, लोड नहीं होना चाहिए ज़्यादा। ठीक है, अब देखो, इंड्यूस द कंप्लीशन ऑफ द मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte, द सेकंड मियोटिक डिवीजन ऑल्सो अनइक्वल एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द सेकंड पोलर बॉडी, बता दिया था मैंने। ठीक है, सून द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म, जो साथ में फ्यूज होंगे क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे। अब अपन देखते हैं कि बेबी का सेक्स कैसे डिसाइड होगा, बताए। अगर देखो एग जो है वो तो बेचारा फिक्स है, वो हमेशा एक्स और एक्स ही रहने वाला है, डिपेंड करता है स्पर्म पे। किस पे? अब स्पर्म के ऊपर एक होगा एक्स वाला स्पर्म, एक होगा वाई वाला स्पर्म। अगर एक्स वाला जाके फ्यूज हुआ तो फीमेल, वाई वाला जाके फ्यूज हुआ तो मेल। यानी कि लड़का होगा कि लड़की होगा, उसमें फीमेल की कोई गलती नहीं है, वो मेल के ऊपर डिपेंड करता है पूरी तरह की। मेल की भी गलती नहीं है, लेकिन जो दुनिया जो फीमेल को कसूरवार ठहराती ना, बेटी पैदा करती बेटी, उसमें फीमेल का कोई रोल ही नहीं है एक्चुअल में। हाँ, जैसे कि मेल कोई बताता है कि इसमें हम मेल फीमेल के टेस्ट करते हैं, और उसमें बताता है सिर्फ फीमेल के, जैसे फीमेल चाहे वो मेल चाइल्ड दे सकती है या फिर फीमेल दे सकती है, कोई दो भी दे सकते, दोनों भी दे सकते। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई थ्योरी नहीं है। वो फीटस आने के बाद, अगर फीटस आ चुका है पेट में, उसके बाद जो चेक करते हैं उससे पता। हाँ, वो तो क्या पता यार, उनका तो इतना नॉलेज नहीं, वो तो एक्सेप्शनल केस है, और वो आता भी नहीं है इतना, वो तो बाद में जब तुम डिसेबिलिटी। हाँ, वो तो मुझे नहीं, पर वो अपने लेवल का नहीं है ना। अगर मैं अभी यहाँ बीपीटी लेके आऊँ तो उसकी क्यों लो? अरे ना, अरे बेवकूफ़, हमने पढ़ा, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा सुना, ठीक है, वो एक्स एक्स वाई हो जाता है, उनके अंदर दिक्कत आ जाती है, उनके पास एक्स एक्स भी होता है और वाई भी होता है। अब उसके अंदर ये वाला कैरेक्टर भी है, ये वाला कैरेक्टर भी है, उनके अंदर ये क्रोमोसोम हो गए, तो अब उसके अंदर दोनों कैरेक्टर आ गए, अब वो दोनों की तरह बिहेव करेगा, यानी उसका डेवलपमेंट फीमेल जैसा होगा और मेल जैसा भी होगा, क्योंकि उसके पास वाई भी है ऑब्वियसली। हाँ, क्योंकि हो सकता है स्पर्म के अंदर कुछ डिफॉर्मिटी हो सकता है डेवलपमेंट के दौरान कुछ डिफॉर्मिटी हो गई हो, किसी के भी कारण। जनरली क्या होता है कि देखो, जो डेवलपमेंट होता है बेबी का, जब डिवीजन चल रहा होता है, यहाँ पे बहुत सारे डिवीजन होते हैं इसके बाद जाइगोट के अंदर, वो डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें दिक्कत आई तो फिर वो बच्चे की पूरी लाइफ खत्म हो जाती है, और नहीं आई तो वो दिक्कत अलग बात है वो। ठीक है, उसके अंदर पूरा डिवीजन का प्रोसेस होता है कि ये बना, ये वाला एक इससे फ्यूज हो गया, फिर आगे जाके ये डिफॉर्मिटी आ गई, फिर ऐसा हुआ, उसे पता चल जाता है ना। ठीक है, अब आगे देखो, डबल एक्स है वो फीमेल है, और जो एक्स वाई है वो मेल है। डबल एक्स जो है वो फीमेल है और एक्स और वाई जो है वो मेल है। ये होता है फीमेल, ये होता है मेल, ये वाला वो वाला ये है, ये नहीं है। ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, अब जो जनरली क्या होता है, एक्स और वाई जो मेल के अंदर जो है और एक्स और एक्स जो फीमेल के अंदर है, तो फीमेल लड़की होगी या लड़का होगी, इस बात के लिए फीमेल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। डिपेंड करता है कौन सा वाला स्पर्म जाके उस टाइम पे फ्यूज का। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। इसीलिए ना फीमेल की लड़कियां लड़के हो जाती है, उनकी क्या होता है? हाँ, उसमें उस आदमी का जो स्पर्म है उसके अंदर रिपीटेडली एक्स जाके फ्यूज कर रहा है, ऐसा कोई साइकिल नहीं है फिक्स, वो तो कोइंसिडेंस है। कौन सा जाके फ्यूज, प्रोबेबिलिटी, यू नो प्रोबेबिलिटी, कि हाँ यार ये अब जो स्पर्म गए उसके अंदर जो नॉर्मल शेप और साइज के थे वो सारे एक्स एक्स वाले, तो ऑब्वियसली एक्स ही फ्यूज करेगा।
अच्छे वाले हैं और दोनों 50-50 है, तो दोनों 50-50 चांसेस है, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, कई कई ऐसे गाँव में तो देखते हैं कि अगर औरत लड़का पैदा नहीं कर सकती तो फिर दूसरी लात हाँ दूसरी शादी करें, हाँ तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उन्हें और शादी कर देते हैं। हाँ तो उनको ये नहीं, उन गंवारों को ये नहीं बताया ना कि औरत तो तुम कोई से भी लिया, उसके पास तो एक्स और एक्स ही रहने वाला है। दिक्कत तो क्या है, कौन सा स्पर्म जाके फ्यूज कर रहा है उस पर डिपेंड करता है ना। आदमी चेंज करो, उसमें भी क्या प्रोबेबिलिटी है कि इस बार जाके वाई करेगा। बोल रही हो ना, ये सब प्रोबेबिलिटी के गेम है, यू कांट से, है ना। आप नहीं एग्जैक्टली गोट कर दिया, बोलते हैं ना लोग, क्यों बोलते हैं कि भगवान ने दिया जो अच्छा है, आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है। आप इतने माइक्रो लेवल पे कैसे कंट्रोल करोगे? आप 200-300 मिलियन स्पर्म में से क्या वो वाला स्पर्म ढूंढोगे जो वाई वाला है, फिर उसको बोलोगे तू फ्यूज करा। मान लो अगर वाई वाले कम हुए और वो रास्ते में ही खत्म हो गए, तो ऑब्वियसली वहां तक वाई एक्स ही पहुंचेगा, वो एक्स ही फ्यूज करने वाला है, तो प्रोबेबिलिटी। जो कराते हैं हाँ वो भी ऐसे तो नहीं कि सिर्फ लड़का ही पैदा कर रही है, नहीं नहीं, वो तो नॉर्मल जो होता है सीमेन कलेक्ट करके उसको एग के पास छोड़ देते हैं, क्योंकि उस आईवीएफ का मतलब ये है कि जो फीमेल के बॉडी का जो इन्वायरमेंट है वो सूटेबल नहीं है। फीमेल की बॉडी में हार्मोनल, किसी के अंदर प्रोजेस्टेरोन कम है तो उसकी एंडोमेट्रियम परसिस्ट नहीं कर पाएगी, तो पहले क्या करेंगे, उसका प्रोजेस्टेरोन लेवल को मेंटेन करेंगे, जब तक बाहर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, फिर उस जाइगोट को अंदर इम्प्लांट कर देंगे। तो ये होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अंदर This induces the complication of the meiotic division of the secondary oocyte. The secondary meiotic division unequal result in the formation of the secondary polar body. Haploid zygote बनेगा। अब ये तो आपने बता दिया पूरा माल मटेरियल। ठीक है, वही लिखा हुआ है कि नोट बाय मदर, वही बात आ गई। आगे देखो, अब देखो ब्लास्टोमियर, अभी जो सेल्स है इसके अंदर, द मियोटिक डिवीजन स्टार्ट एट द जाइगोट मूव विद द एस्थेमस टू द ओविडक्ट कोइडस क्लीवेज। अब डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखो क्लीवेज होगा, है ना, टूटेगा बीच में से, पहले 2 से 4, 4 से 8 वाली स्टेज को क्या बोला, मोरूला। फिर ये जाके यहाँ पे अंदर जाके इम्प्लांट कौन होता है, ब्लास्ट। ये देखो यहाँ पे चल रहा है, ये इसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। आया समझ में? अब क्या करेंगे, पढ़े या कल पढ़े? कल पढ़ेंगे ना, क्योंकि अभी इसके अंदर फिर वापस बहुत सारी नई टर्म्स है। ठीक है, बंद कर दो क्लास। थैंक यू। नहीं कर देती हूँ।